दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुँच सकते हैं। ये जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये स्मृति बेस्ड होते हैं, आए हुए प्रश्न होते हैं और कुछ प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो कि सस्पेक्टेड होते हैं, यानी आने की उम्मीद होती है। इस हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट श्रृंखला है ये दोस्तों। तो फटाफट से जुड़ जाइए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड। द सक्सेस पॉइंट @ एक मंच ऐसा है जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब पहुंचाने का प्रयास करता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है आपकी सफलता। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसको शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर एक बार फिर से। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। संगम कालीन शासन प्रणाली के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि राजा प्रजा को सर्वोपरि मानता था। राजा प्रतिदिन अपनी सभा में प्रजा के कष्टों को सुनता था और न्याय कार्य संपन्न करता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी, जिसे नालवे कहा जाता था, या राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। बिल्कुल सही कथन दोस्तों। अगला कथन कह रहा है, इस काल के शासक ब्राह्मण मतानुयायी थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को प्रशासन में सर्वोच्च अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की। तो ये दोनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। अगला कथन कह रहा है कि इस काल के शासक युद्ध प्रेमी होते थे तथा चक्रवर्ती सम्राट बनने की अभिलाषा रखते थे। युद्ध में वीरगति शुभ कार्य माना जाता था। तो ये तीनों ही कथन क्या हैं प्यारे दोस्तों? बहुत ही सही है। उपर्युक्त कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये कूट कहाँ पे दे रहा है? ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि संगम काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में क्या सत्य है? पहला कथन कह रहा है कि इस काल के राजा युद्ध प्रेमी होते थे। शासकों के पास पेशेवर सैनिक होते थे। सेना के कप्तान को इनाडी कहा जाता है। दोस्तों ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि संगम काल में जो सेना का कप्तान होता था उसे इनाडी कहा जाता था। ये कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि सेना को रथ, हस्ती, दल, घुड़सवार और पैदल सेना में विभाजित किया गया था। यानी सेना को कई भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, 5 भागों में। सेना की अग्र टुकड़ी, यानी कि जो आगे की टुकड़ी होती थी, उसे तुसी कहा जाता था और पिछली टुकड़ी को कुले कहा जाता था। तो ये क्या है? दूसरा कथन भी सही हो गया। तीसरा कथन क्या कह रहा है? युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं और जिसमें उनका नाम और उनकी उपलब्धियाँ अंकित होती थीं। तो आपके तीनों ही कथन क्या है प्यारे दोस्तों? सही है। उपर्युक्त कूट से सही उत्तर चुनना है। पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कूट सही कर रहा है? तो ये कूट दे रहा है प्यारे दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा। कहाँ पे? सी पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? आपके ऑप्शन है कोरके, पुहार, टोंडी, ठीक है, टोंडी, मुशिरी। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। कमेंट में आंसर कीजिए कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो संगम पत्तन पश्चिमी संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित थे, एक था पुहार, ठीक है दोस्तों, क्या था? देखिए ये चारों क्या हैं? पहला कोरके, दूसरा पुहार, तीसरा टोंडी और फिर मुशरी। तो इसमें से आपको ये उत्तर देना है प्यारे दोस्तों कि कौन सा संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है। करें। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आइए उत्तर मिलाते हैं। तो दोस्तों पहला है आपका टोंडी सही है कि टोंडी संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है। और चौथा यानी मुशरी, तो तीसरा चौथा किस कोड पे दे रहा है? सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है
तोलकाप्पियम किसका नाम है? प्रश्न क्या है कि तोलकाप्पियम किसका नाम है? आपका ऑप्शन है पश्चिमी भारत में एक बावड़ी, तमिल व्याकरण पर पुस्तक, तमिल भक्ति कविताओं का एक संग्रह, कन्नड़ कविताओं का एक संग्रह। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तोलकाप्पियम किसका नाम है? पश्चिमी भारत में एक बावड़ी, तमिल व्याकरण पर पुस्तक, तमिल भक्ति कविताओं का एक संग्रह या फिर कन्नड़ कविताओं का एक संग्रह। तो दोस्तों तोलकाप्पियम जिसका नाम है वह तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक है जिसका नाम है तोलकाप्पियम। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथ में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से तमिल ग्रंथ में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? पहला ऑप्शन है नंदिकलबकम, नंदीकल्बकम। दूसरा है कलिंगनुपर्णी। तीसरा है पीरिया पुराणम, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि लघु वेद की संज्ञा किसको दी गई है। निम्नलिखित तमिल ग्रंथ में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों एक होता है कुरल, ठीक है। कुरल जो है ग्रंथ है जिसको लघु वेद की संज्ञा दी गई है, ठीक है दोस्तों। और ये जो कुरल है ये इस ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा, निम्न लघु वेद की संज्ञा जिस ग्रंथ तमिल ग्रंथ को दी गई है वो क्या है? कुरल। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संगम काल में तेजपत्ते के लिए यवन प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता था। दूसरा है संगम काल में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था। तो दोनों कथन आपने देख लिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको यही उत्तर देना है। तो क्या है दोस्तों? संगम काल में तेजपत्ते के लिए यवन प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता था, तब तो ये तो गलत हो गया। संगम काल में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था, आपके दूसरा कथन सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा सही है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, माफ कीजिएगा। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? आगे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। दूसरा, प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है ये आपको चुनना है। प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी कपाटपुरम में आयोजित किया गया था, या फिर प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। आपको कूट बताना है कौन सा कूट सही है। तो दोस्तों इसमें प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी कपाटपुरम में आयोजित किया गया था, ये गलत है। दूसरा है प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी, तो दूसरा आपका सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो केवल दूसरा सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रथम संगम की बात करें तो प्रथम संगम जहाँ आयोजित किया गया था उसका नाम था मदुरई या मदुरै, ये भी याद रखिएगा, मदुरै में किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चोल राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न क्या है? चोल राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है इसका क्षेत्र पेन्नार और वेल्लारू नदियों के बीच स्थित है। दूसरा, संगमकालीन चोल शासकों में करिकाल सबसे प्रसिद्ध शासक था। तीसरा है चोल वंश का प्रथम राजा उदयनजेरल था। और चौथा है चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मंगलूर थी। प्रश्न क्या है कि चोल राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको यही बताना है। तो दोस्तों चोल राज्य के संबंध में जो कथन सत्य नहीं आई उसको देखते हैं। तो इसका क्षेत्र पेन्नार और वेलारू नदी के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है। संगमकालीन चोल शासकों में करिकाल सबसे प्रसिद्ध शासक था, ये भी सही है। चोल वंश का प्रथम राजा उदयनजीरल था, ये गलत है दोस्तों। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मंदूर थी, ये राइट हो जाएगा।
तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा दोस्तों। कि सी पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है, तो सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो दोस्तों चोल राज्य के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, तो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चोल वंश का प्रथम राजा का नाम था विजय आलय चूल। क्या था? विजय आलय, विजय आलय, ठीक है, विजय आलय नाम था। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ या सांभर? फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों, किस ऋषि ने किया था? तो दोस्तों जिस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया या उन्हें आर्य बनाया, तो वो थे अगस्त ऋषि। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संगमकालीन साहित्य लिखा गया गद्य शैली में, काव्य शैली में, नाट्य शैली में या परिसर में? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि संगमकालीन साहित्य लिखा गया है गद्य शैली में, काव्य शैली में, नाट्य शैली में या परिसर में? तो दोस्तों संगमकालीन साहित्य जो लिखा गया है वो काव्य शैली में लिखा गया है। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप और प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और आप उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और वन लाइनर देखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट है दोस्तों, आप उसमें में जा कर के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। कि जितना ज़्यादा आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे आप अपने लक्ष्यों के उतने करीब पहुँचेंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो दोस्तों, काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों आप सब। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनी मेकले मनी मेकेलाई के लेखक कौन है? प्रश्न क्या है, मनी मेकेलाई के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है कोवलन, सतनार, इलांगो, तिरुतक्का तेवर। तिरुतक्का तेवर ये चौथा ऑप्शन है। बताइए मनी मेकेलाई के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। मनी मेकेलाई के लेखक कौन है दोस्तों? अगर हम मनी मेकेलाई लेखक की बात करें तो ये एग्ज़ाम 2018 में आ चुका है। ये 2018 में आया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आपसे ये भी बता दिया जाया करेगा। मनी मेकेलाई के लेखक कौन है? तो ये 2018 में प्रश्न आया था दोस्तों। कहाँ आया था? ये सीडीएस में आया था ये प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। तमिल संगम, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मनी मेघलाई के लेखक कौन हैं? तो मनी मेघलाई लेखक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो वे हैं सतनार। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूस्वामी रहे हैं? प्रश्न क्या है कि तमिल संगम ग्रंथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूमि स्वामी रहे थे? प्रश्न ये हो गया। ऑप्शन है आपका गहपति, उज्जावर, अड़ीमाई या अड़ीमाई। चौथा है वेल्लालर। पहला क्या है, गहपति, दूसरा है उज्जावर, तीसरा है अड़ीमाई और चौथा है वेल्लालर। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों तमिल संगम ग्रंथ के अनुसार निम्नलिखित में से जो बड़े भूमि स्वामी रहे थे वो है बिल्लालर। तो ऑप्शन आपको क्या है, डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिलापादिक्रम में किस नदी में स्तुति की गई है? 5वीं नदी के तमिल महाकाव्य शिलापादिक्रम में किस नदी की स्तुति की गई, यानी जिक्र किया गया है? पहला है कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, गंगा। किस नदी की स्तुति की गई है, यानी किस नदी में स्तुति की गई है? कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, गंगा। तो ये किया गया दोस्तों कावेरी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्राचीन तमिल साहित्य में राजा की प्रसिद्धि
कहाँ से कहाँ तक फैली थी, यानी तमिल साहित्य में राजा की जो प्रसिद्धि थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली थी, इसका वर्णन मिलता है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हिमालय से नर्मदा नदी तक, पूर्वी से पश्चिमी महासागर तक, या दोनों, यानी कि पहला और तीसरा, यानी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पूर्वी से पश्चिमी महासागर तक। तो प्राचीन तमिल साहित्य में राजा की प्रसिद्धि कहाँ से कहाँ तक फैली थी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों अगर बात की जाए प्राचीन तमिल साहित्य में राजा की प्रसिद्धि जहाँ कहाँ से कहाँ तक फैली थी, तो ये फैली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पूर्वी से पश्चिमी महासागर तक। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। पहला कह रहा है संगम साहित्य के रूप में जानी जाने वाली सबसे प्रारंभिक तमिल रचनाएं लगभग 2300 वर्ष पहले लिखी गई थी। दूसरा है संगम साहित्य में संगम शब्द लेखन की एक विशिष्ट शैली को संदर्भित करता है जो विशेष रूप से प्राचीन तमिल राज्यों के शाही दरबार पर केंद्रित था। तीसरा कथन है संगम साहित्य मदुरै शहर में आयोजित कवियों की सभाओं के दौरान संकलित किया गया था। तो आपको सही कूट का चयन करना है प्यारे दोस्तों कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो फटाफट से उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात की जाए इनके कथन की, तो संगम साहित्य के रूप में जानी जाने वाली सबसे प्रारंभिक तमिल रचनाएं लगभग 2300 वर्ष पहले लिखी गई, पहला सही है। दूसरा संगम साहित्य में संगम शब्द लेखन की विशिष्ट शैली को संदर्भित करता है जो विशेष रूप से प्राचीन तमिल राज्यों के शाही दरबार पर केंद्रित था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है संगम साहित्य मदुरै शहर में आयोजित कवियों की सभाओं के दौरान संकलित किया गया था, बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। पहला और तीसरा ये सही हो जाएगा, वह तीसरा बी पे दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि संगम साहित्य यानी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के किस भाग से संबंधित है? संगम साहित्य प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के किस भाग से संबंधित है? आपके ऑप्शन उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत। तो संगम साहित्य प्राचीन मध्यकालीन भारत के किस भाग से संबंधित है? तो अगर बात की जाए संगम साहित्य की, तो संगम साहित्य दक्षिण भारत से संबंधित है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों बहुत ही लाजवाब सेशन चल रहा है, तो फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए प्रयास किया जा रहा है कि और अच्छे से बेहतर हो सके ताकि आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकें। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सीडीएस के कोई एग्ज़ाम हो, तो उस सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपके लक्ष्यों को आपके करीब पहुँचाता है। जुनून और लगन के साथ जुड़ जाइए, अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तमिल इतिहास में संगम शब्द जुड़ा है। तमिल इतिहास में संगम शब्द जुड़ा है। कांची के महान पल्लव राजवंश के शासनकाल के दौरान निर्मित साहित्य में, प्रारंभिक ईसाई युग के पांड्य राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताएं। तीसरा है चीन के राजाओं की दरबारी कविता जो कलाकारों को संरक्षण देने के लिए प्रसिद्ध थी। चौथा है मदुरै में पांडियन राजा के शाही संरक्षण के तहत आयोजित तमिल विद्वानों का एक कॉलेज या विधानसभा। तो तमिल इतिहास में संगम शब्द किससे जुड़ा है? तो दोस्तों अगर बात की जाए तमिल साहित्य में संगम शब्द किससे जुड़ा है, तो ये जुड़ा है मदुरै में पांडियन राजा के शाही संरक्षण के तहत आयोजित तमिल विद्वानों का एक कॉलेज या विधानसभा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रहा है त्रिकुल, एक तरफ सूची दिया हुआ है दोस्तों, दूसरी सूची, उसको मिला के बताना है कि कौन सा कथन सही आएगा दोस्तों। चलिए ये देखते हैं। तो दोस्तों तिरिकुरल ये किस पर आधारित है? प्रेम कथा पर, दर्शन पर, वाणिक कथा पर, या फिर व्याकरण है? तो देखिए दोस्तों त्रिकुल की अगर हम बात करते हैं तो त्रिकुल का संबंध किससे है? दर्शन से संबंधित है। तोल्कापियम का संबंध किससे है? तो तोल्कापियम का संबंध प्यारे दोस्तों व्याकरण से। शिलापादिक्रम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है प्रेम कथा से। मणि मेखलाय का संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध है वणिक कथा से। तो आपको ऑप्शन क्या होना चाहिए? 2, 4, 1, 3।
तो क्या है दोस्तों 2 4 1 3 कहाँ पे डी पे दे रहा है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि संगम था तमिल कवियों एवं विद्वानों की सभा या संघ, तमिल राजाओं का संघ, वरीयम इकाई का सर्वोच्च अधिकारी या मंत्रियों का संघ। संगम था, तो प्यारे दोस्तों अगर हम संगम की बात करते हैं कि संगम क्या था, तो संगम था प्यारे दोस्तों तमिल कवियों एवं विद्वानों की सभा या संघ। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि संगम कालीन आर्थिक स्थिति कैसी थी? जो संगम काल की आर्थिक स्थिति वो कैसी थी? पहला कथन कह रहा है कि संगम कालीन साहित्यों में दक्षिण भारत की भूमि को बहुत उर्वरा बताया गया है। फलतः संगम कालीन अर्थव्यवस्था सुचालित तथा आत्मनिर्भर थी। कृषि के अंतर्गत धान, गन्ना, रागी, कुल्थी तथा जौ प्रमुख फसलें थी। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि चेरों का राज्य काली मिर्च, हल्दी, मछली, कटहल तथा भैंस आदि के लिए प्रसिद्ध था। चोलों के लिए राज्य में कावेरी नदी के जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। संगमकालीन राज्यों की मुख्य उपज चावल थी। ये भी कथन सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि संगम काल में कृषि के अतिरिक्त संपन्नता का कारण बाह्य और आंतरिक व्यापार था। बाह्य व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से होता था। बड़े बड़े बंदरगाह इस काल में नगरों के रूप में प्रसिद्ध थे। टोंडी, मुशरी, पुहार, शलीपुर आदि प्रमुख बंदरगाह थे। तो तीनों कथन सही है। चौथा कह रहा है इस समय व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाले सार्थवा को मसातुआन एवं समुद्री सार्थवा को मनामिकन कहा जाता है, यानी कि मनामिकन कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो उपयुक्त रूप से सही उत्तर चुनना है। ये चारों कथन में से कौन सा सही है? आइए पूर्व देख लेते हैं। तो दोनों चारों कौन सा ऑप्शन पे दे रहा है? डी पे दे रहा है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि संगम कालीन की धार्मिक स्थिति की अगर हम बात कर लें, संगम कालीन की और धार्मिक स्थिति, तो पहला कह रहा है कि संगम युग के दौरान बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का भी साथ साथ विकास हुआ, लेकिन ब्राह्मणवादी वैदिक धर्म के अंतर्गत ही इनका प्रसार हुआ। संगम काल में लोगों को कर्म, पुनर्जन्म तथा भाग्यवाद पर विश्वास था। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा कथन क्या कह रहा है? वन देवी, जिसकी प्रायः दुर्गा देवी के साथ तुलना की जाती है, की उपासना भी एक अन्य अवशिष्ट धार्मिक परंपरा थी। आर्यकरण के प्रभाव से शिवाख्यान, वामनावतार, रास लीलाएं आदि कथाएं प्रचलित हो गई थी। बिल्कुल सही है। अगला कथन कह रहा है कि इस युग में धर्म का संबंध कर्मकांडों, कतिपय आध्यात्मिक अवधारणा से था। दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है कि जो संगम कालीन के जो धर्म का संबंध किससे था, तो कर्मकांड तथा कतिपय आध्यात्मिक अवधारणाओं से। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत पूछता है। तो उपयुक्त कोड से सही उत्तर चुनिए। कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि संगम काल की नगरीय और ग्रामीण प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि इस काल में नगरीय एवं ग्रामीण प्रशासन पर भी समुचित ध्यान दिया जाता था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य को विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक इकाई का अपना एक प्रशासनिक अधिकारी होता था। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। छोटे ग्रामों की सभा अवय कहलाती थी, जो स्थानीय विवादों या व्यापार तथा रोजगार आदि से संबंधित थी। बिल्कुल सही है। तीसरा है बड़े ग्राम या नगर को उर कहा जाता था, छोटा ग्राम सिरयुर सिरुर कहलाता था। तो तीनों कथन क्या है? सही है। तो सही कोड से उत्तर चुनना है। कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका ऑप्शन है राजा राज चोल तृतीय, राजेंद्र चोल तृतीय, विजयालय चोल, कुलतुंगा चोल तृतीय। दोस्तों अगर चोल वंश की बात करें तो उसका तो विजयालय प्रथम था, तो अंतिम शासक तो हो नहीं सकता। तो अंतिम शासक क्या होगा दोस्तों? तो अंतिम शासक होगा राजेंद्र चोल तृतीय। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत में कितने संगम आयोजित हुए थे? 4, 3, 5, 2। तो फटाफट से दोस्तों कमेंट में आंसर कीजिए कि क्या उत्तर होगा। तो दोस्तों दक्षिण भारत में कितने संगम आयोजित किए गए थे? तो ये 3 किए गए थे दोस्तों। क्या किए गए थे? 3 किए गए थे। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित को मिलान करना है। बेरी गांजा की बात करें दोस्तों, और मुजरिस, सुपारा और सुहाग की बात करें, तो आइए देखते हैं। तो बेरी गांजा की बात करें दोस्तों, तो ये ऑप्शन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगर हम बेरी गाजा की बात करते हैं, तो बेरी गाजा जो है ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों?
बेरी गाजा जो स्थित है ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। दूसरा कह रहा है कि मुजरिस कहाँ स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, मुजरिस की अगर हम बात करते हैं तो मुजरिस स्थित है आपके मालाबार तट पर, मालाबार तट पर स्थित है। सुपारा वर्तमान मुंबई नदी के तट पर स्थित है। अगर स्वाम भूमि की बात करें तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। बात समझ में आ रही है। बेरी गांजा पोर्ट जो है किस स्थान पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 4 1 2 3, 4 1 2 3 कहाँ पे, डी पे दे रहा है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। फटाफट से इस चैनल से जुड़ जाइए, लोगों को जुड़ने का भी प्रयास करिए। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस चैनल का सपोर्ट करें। दोस्तों जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम उतना और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इसी जुनून के साथ। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशा तलाश कर। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।